किसी जंगल में घूमते वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कोई देख रहा है या आपको वहां नहीं होना चाहिए, तो मेरी बात मानिए। जितना जल्दी हो सके आप वहां से निकल जाएं। ऐसा ही कुछ मुझे भी महसूस हुआ था। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप देश और दुनिया के किस हिस्से से हमारी कहानी सुनने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं ओंटारियो के ह्यूरोन इलाके में पला बढ़ा हूँ। जो लोग इस जगह से अनजान हैं उनके लिए बता दूं कि ये टोरंटो से पश्चिम की तरफ लगभग 3 घंटे की ड्राइव पर है और लेक ह्यूरोन के किनारे पर बसा हुआ है। डार्क हिस्ट्री के शौकीनों के लिए बता दूं, ये इलाका द ब्लैक डॉनेलीज की कहानियों से ज्यादा दूर नहीं है। हाई स्कूल के दौरान मेरे टीचर ने लॉब्स बुश नाम की एक छोटी और जंगली जगह के अपने अनुभवों के बारे में बताया था। हालांकि उस वक्त मैं उस जगह से ज्यादा वाकिफ नहीं था, लेकिन काफी सारे स्थानीय लोग उसे इलाके की सबसे हॉन्टेड जगह मानते थे। वहां कई लोगों के साथ अजीबोगरीब लेकिन हैरान कर देने वाली एक जैसी घटनाएं हुई थीं। मेरे टीचर उस जंगल में अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बात करते थे, लेकिन साथ ही वो पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल जैसी चीजों पर यकीन नहीं रखते थे, और यही बात उनकी कहानियों को और भी दिलचस्प बना देती थी। वो हमेशा अपनी बात या सवालों के जवाब को इसी अंदाज में खत्म करते थे, मैं इस पर यकीन नहीं करता, इसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता, मैं बस वही बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ था। खैर, 2017 की सर्दियों में हाई स्कूल में उस टीचर की क्लास लेने के कुछ साल बाद मैं विंटर ब्रेक में अपने होम टाउन वापस आया ताकि अपने परिवार और दोस्तों के साथ कुछ समय बिता सकूं। जो आगे मैं बताऊंगा वो छोटे शहरों के लोग ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। वहां पर हमारा एक ही पसंदीदा काम था, सस्ते रिजर्वेशन सिगरेट्स की ढेर सारी पैकेट्स खरीदना, किसी एक दोस्त की खटारा कार में बैठना और फिर धूम्रपान करते हुए बातें करना और दुनिया के सबसे खराब गाने बजाते रहना जब तक कि या तो सिगरेट्स के पैकेट खत्म ना हो जाएं या फिर कार का ईंधन। उस वक्त हम सब की उम्र 16 से 18 साल के आसपास थी, इसलिए ये वही डिजेनरेट मस्ती थी जो हम किया करते थे। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से छुट्टी मिलने के अलावा ये कई महीनों बाद दोस्तों से मिलने का मौका था, इसलिए हम सब फिर से एक साथ होकर काफी खुश थे। शाम को की जाने वाली मस्तियों के बारे में ज्यादा बताकर आपको बोर नहीं करूंगा, लेकिन कहानी की असली शुरुआत तब होती है जब कुछ घंटे गाड़ी चलाने और बातें करने के बाद हम एक अनजान जंगल के रास्ते पर रुके ताकि कुछ लोग स्मोकिंग कर सकें। जैसे ही हम उस रास्ते पर चलने लगे, मुझे लगा कि हमारे आसपास के माहौल में एक अजीब सा बदलाव आ गया है। मैं अपने उन अजीब एहसासों को जाहिर करके सबका मूड खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं पूरी तरह से सतर्क हो गया था। उस एहसास को बयां करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी छाती थोड़ी भारी हो गई थी और बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज हमें लगातार देख रही थी और हमारा वहां होना पसंद नहीं कर रही थी। हर कुछ कदम पर मुझे पीछे मुड़कर देखना पड़ता कि कहीं कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। हमारे पास सिर्फ फोन की टॉर्च थी जिसकी रोशनी बहुत कम दूरी तक जाती थी। जंगल का वो रास्ता पेड़ों से घिरा हुआ था जो ऊपर से झुककर एक सुरंग सी बना रहे थे। ऐसा लग रहा था हम किसी विशाल जीव के मुंह में घुसकर धीरे धीरे उसके गले के अंदर जा रहे हैं। हम कुछ 100 मीटर ही आगे बढ़ पाए थे कि शांत रात अचानक एक सर्द तूफान में बदल गई। हम सभी ने फैसला किया कि कार तक वापस चलते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं, इससे पहले कि मौसम और खराब हो जाए। जब तक हम कार तक पहुंचे, हवा में पेड़ जोरों से हिल रहे थे और बर्फ इतनी ज्यादा गिरने लगी थी कि कुछ फीट आगे देखना
मुश्किल हो गया था। कार में बैठकर हमने नज़दीकी शहर की तरफ जाने का फैसला किया ताकि तूफान खत्म होने तक हम किसी दोस्त के घर पर इंतज़ार कर सकें। लेकिन ड्राइव करते हुए मौसम और भी खराब होता गया और एक मोड़ पर बर्फ की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हमने जितना स्टीयरिंग घुमाने का अनुमान लगाया था वो काफ़ी नहीं था और हमारी कार का संतुलन बिगड़ गया। हम एक गड्ढे में जा गिरे। हमारी गाड़ी लगभग 5 घंटे तक उस गड्ढे में फंसी रही और फिर स्थानीय पुलिस ने आकर हमारी गाड़ी को बाहर निकाला और हमें शहर तक छोड़ा। जब हमारी गाड़ी फंसी हुई थी तब मैंने अपने जंगल में महसूस किए उस एहसास के बारे में बात की। हम सभी ने महसूस किया था कि हमें वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन किसी ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा था। तभी हमारे ड्राइवर दोस्त ने, जो इन बैक रोड से वाकिफ था, हमें बताया कि हम असल में लॉब्स बुश में घूम रहे थे। कुछ समय बाद मेरे दूसरे सेमेस्टर की रीडिंग वीक के दौरान मैं फिर से घर आया और दोस्तों के साथ पहले की तरह वक्त बिताया। एक बढ़िया शाम गुजारने के बाद हमने लॉब्स बुश में वापस जाने का फैसला किया, क्योंकि हमारे पिछले हादसे के बाद से कोई भी वहां नहीं गया था और इस बार मौसम गर्म था, बर्फ भी कम थी। मुझे याद है कि मैं वापस जाने के लिए काफी उत्साहित था। पिछली बार के अंधेरे बादलों और बर्फ के बजाय इस बार चांद निकला हुआ था और टॉर्च के बिना भी रास्ता दिख रहा था। हमने कार उसी जगह पार्क की और स्मोकिंग के सामान के अलावा ड्राइवर और मेरे लिए बस सिगरेट का एक पैक लिया, क्योंकि ड्राइवर को हाई करना कोई बुद्धिमानी नहीं थी। जैसे ही हम रास्ते पर चलने लगे मुझे कुछ निशानियां दिखाई दी जो पहली बार यहां आते वक्त मैंने नहीं देखी थी। चांदनी की वजह से सब कुछ साफ दिख रहा था। जब हम उसी जगह से दोबारा निकले तो मुझे हैरानी हुई। इस बार मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कोई हमें देख रहा है या हमारा वहां होना किसी को नागवारा है। एक समय के बाद तो मैं लगभग भूल ही गया कि मैं उन कुख्यात जंगलों में हूं। मैं बस दोस्तों के साथ जंगल में रात की सैर का आनंद ले रहा था। उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम अचानक एक खुले मैदान में पहुंच गए। रास्ते के दाईं ओर पेड़ अलग होकर एक खेत के किनारे का नजारा पेश कर रहे थे जो चांदनी में नहाया हुआ था। बाईं ओर झाड़ियां कम होने की वजह से घास और हल्के पत्तों का एक सुंदर हिस्सा दिखाई दे रहा था, जिसके बीच से एक छोटी सी नदी बह रही थी। यह ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने खुद एक ऑडिटोरियम बना दिया हो। नदी मंच के सामने की मुख्य राह थी। कम पेड़ों की वजह से दर्शकों के बैठने की भरपूर जगह थी और पेड़ खुलकर खेत की तरफ झुक रहे थे, जैसे वहां कोई मंच हो। सच कहूं, मैं तो यहां स्मोक करने का मकसद भूल चुका था और सिर्फ इस जगह की खूबसूरती में खोया हुआ था। जैसे ही हमने रुकने की जगह ढूंढी और स्मोक करने के लिए अपना सामान तैयार किया, एक दोस्त ने अचानक से कहा, अरे, मैं तो भूल ही गया कि मेरे पास एक रोमन कैंडल है। रोमन कैंडल एक पारंपरिक आतिशबाजी है। हम सब जैसे ही अपने दोस्त की तरफ मुड़े, उसने अपना लाइटर निकालकर उसे जलाना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने बताया, उस वक्त हम सब टीनेजर्स थे और पूरी तरह से बेवकूफ थे। उसने कैंडल को खेत की तरफ वाले खुले इलाके में घुमाते हुए छोड़ा ताकि सारी चिंगारियां एक ही जगह ना जाएं। ऊंची ऊंची चिंगारियां छोड़ते हुए उसने अचानक कैंडल को घुमाकर जंगल की तरफ कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि कोई भी चिंगारी किसी भी चीज से टकराई नहीं, लेकिन एक चिंगारी नदी के पास एक पेड़ से टकराकर जंगल के अंदर चली गई, जिधर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 1 सेकंड से भी कम समय में उसी जगह से एक खौफनाक चीख सुनाई दी जहां रोमन कैंडल की चिंगारी गई थी। हम सब जमकर खड़े हो गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या था और वो चीख बिना रुके लगातार जारी रही। मैं उस आवाज को ऐसे बयां कर सकता हूं जैसे वो किसी हाउलर मंकी की गहरी आवाज
और एल्क की तीखी आवाज का मिश्रण हो जो लगातार ऊंची होती जा रही थी। मुझे याद है मेरे कान उस तेज आवाज से कांप रहे थे। मैं उन्हें ढकना चाहता था, लेकिन हम सब डर के मारे जमे हुए थे। आखिरकार हम में से एक ने होश संभाला और वो चिल्लाया, भागो यहां से। और ये बोलकर वो मैदान की तरफ दौड़ पड़ा। हम सब भी उस चीख से दूर भागने लगे जो जंगल के अंदर से लगातार आ रही थी। लगभग 10 सेकंड तक वो चीख जारी रही और फिर अचानक बंद हो गई। उसमें कोई सांस लेने का अंतराल या बदलाव नहीं था, बस उसकी पिच बढ़ती चली गई। कोई भी जानवर इतनी देर तक लगातार इतनी तेज आवाज नहीं निकाल सकता था। इससे पहले कि हम सोच पाते, हमने जंगल में एक भारी हलचल सुनी, जैसे वो चीज फिर से चीखने के लिए गहरी सांस ले रही हो। वो सांस लेने की आवाज भी उतनी ही डरावनी थी जैसे किसी मगरमच्छ की गर्जना और हाइना की हंसी का मिश्रण हो। मैं जानता हूं कि ये दोनों आवाजें सांस छोड़ते वक्त निकलती हैं, लेकिन ये साफ था कि वो एक गहरी, पूरी छाती भरकर ली गई सांस थी, जैसे कोई दोबारा चीखने के लिए तैयार हो रहा हो। शायद पहली चीख किसी हैरानी की प्रतिक्रिया थी, लेकिन वो दूसरी चीख गुस्से से भरी हुई थी। वो जो भी था वो बहुत बड़ा था। उसके फेफड़े इसकी गवाही दे रहे थे और अब वो हमारी तरफ बढ़ रहा था। भले ही हम सब भारी स्मोकर्स थे, लेकिन हम जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। बिना पीछे मुड़े, बिना देखे हम भागते रहे। उस दूसरी चीख से हम सन्न रह गए थे जो अब हमारे पीछे आ रही थी। लगभग 15 सेकंड बाद वो चीख अचानक बंद हो गई। हमें यह एहसास होने में एक पल लगा कि वो आवाज गायब हो गई है। हमने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि हम जंगल से निकलकर खुले मैदान तक पहुंच चुके थे। हमने बस इतना देखा कि हम जंगल के किनारे से लगभग 50 से 100 मीटर दूर थे। बिना ज्यादा सोचे हमने कांपते हुए फैसला लिया कि सबसे नजदीकी सड़क पर पहुंचकर जंगल के सामने वाले हिस्से तक वापस जाएंगे जहां हमने अपनी कार पार्क की थी। जब हम सड़क पर पहुंचे और हमने अपनी सांसों पर काबू पाया, तब किसी ने पूछा, क्या तुम सबने भी वही सुना और क्या तुमने भी उसे महसूस किया? हम सभी ने संक्षिप्त में बात की, लेकिन हम इतने सहमे हुए थे कि ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। लगभग 20 मिनट बाद हम सड़क पर वापस पहुंचे और हमारी कार हमें नजर आने लगी। अब तक हम थोड़ा शांत हो चुके थे क्योंकि एड्रेनलिन का प्रभाव कम हो रहा था। हमने कार का दरवाजा खोला और अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। हम में से किसी ने अपना बैग तक नहीं उतारा था। जैसे ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और हेडलाइट्स ने सामने के जंगल को रोशन कर दिया, सामने वाली सीट पर बैठे दोस्त ने एकदम से चिल्लाकर कहा, भागो, जल्दी जल्दी भागो। ड्राइवर ने बिना देखे ही कार को रिवर्स में किया और जंगल के किनारे वाले बैक रोड पर तेजी से भाग निकला। कार में बैठा मेरा वो दोस्त जिसने चिल्लाकर हमें भगाया था, फिर से बेकाबू होकर डरने लगा। मैं ठीक उसकी पीछे की सीट पर बैठा था और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। जब हमने उससे पूछा कि हुआ क्या है, तो मैंने कंधे के ऊपर से जंगल की तरफ देखा। वहां देखते हुए मुझे लगा जैसे समय धीमा हो गया है। वही एहसास जैसे पहली बार उस जंगल में हुआ था। कोई मुझे देख रहा है। जैसे जैसे पेड़ गुजरते गए, मैंने साफ साफ देखा 2 पूरी तरह से खुली हुई आंखें जो मुझे घूर रही थीं। चमकदार गोलाकार आंखें। मैं जम गया, देखता रहा। समझ नहीं पा रहा था कि वो आंखें सिर्फ मुझे घूर रही थीं या पूरी कार को, या फिर वो आंखें किस रोशनी में चमक रही थीं, क्योंकि हम जंगल के किनारे तेजी से निकल रहे थे। वो आंखें जंगल में कुछ मीटर अंदर थीं, इसलिए मैं उसकी लंबाई का अंदाजा नहीं लगा सका, लेकिन इतना साफ था
वो एक ऐसे सर से जुड़ी थी जो इंसानी सर से कहीं बड़ा और बहुत ऊंचा था। मैं सामने बैठे दोस्त को दिलासा देने की कोशिश भूल गया और पीछे की खिड़की से उसे देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन कार तेजी से आगे बढ़ चुकी थी और वो नज़ारा गायब हो गया था। मैं आवाज तक नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। वो इतना जल्दी कैसे हमारे पार्किंग स्पॉट से भागने के बाद उस जगह पर पहुंच गया था जहां मैंने उसे देखा था। मुझे नहीं पता कि उसने कार में कितना देखा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उसने मुझे देखा था। उसने जंगल में हम सभी को देख लिया था। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं एक शिकार था और वो जो भी था एक ऐसा शिकारी था जो अब हमें जानता था। दोस्त के फार्म पर वापस जाते हुए हम सभी ने इस घटना के बारे में बात की। हम सभी ने वो आवाजें सुनी थी, वो हलचल, वो लंबी लंबी चीखें हम सभी ने सुनी थी। मैंने और मेरे एक दोस्त ने वही चौड़ी आंखें देखने की पुष्टि की। हम में से किसी ने भी अच्छी तरह से नहीं देखा कि वो क्या था, लेकिन हम दोनों मानते थे कि वो हमें घूर रहा था और वो आंखें इंसानी आंखों से बहुत बड़ी थीं। उस दोस्त ने यह भी कहा, भले ही वो जंगल में कुछ मीटर अंदर था, लेकिन उसका आकार निश्चित रूप से इंसानों से बड़ा था। कुछ घंटों तक इस पर चर्चा करने के बाद हम सभी अपने अपने घर लौटने के लिए तैयार हो गए। उस रात के बाद भी हर कुछ महीने में जब हम मिलते तो एक दूसरे को यकीन दिलाते कि हम सब ने वही चीज देखी थी, वो आवाज सुनी थी, क्योंकि हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि हम में से कोई भी मानसिक रूप से पागल नहीं था। मैंने इस घटना को लगभग 1 साल तक अपने तक ही रखा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसे किसे बताऊं या हम पर कौन यकीन करेगा। जब मैंने इसके बारे में बात करने और रिसर्च करने का सोचा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो शायद स्किन वॉकर जैसी कोई चीज थी। लॉब्स बुश में लोगों के ऐसे ही अनुभवों के बारे में सुनकर मैंने हर संभावना को जांचने की कोशिश की। मेरी स्कूलिंग कुछ हद तक ईसाई माहौल में हुई थी, लेकिन मैं कभी भी धर्म या अन्य शक्तियों में ज्यादा विश्वास नहीं रखता था जब तक ये घटना मेरे साथ नहीं हुई थी। मेरे लिए ये एक सच था जो मेरे साथ हुआ था, तो मैं किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास को नकार नहीं सकता। इस किस्से ने मेरे नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया था। कुछ दोस्तों और कार्यक्रमों के जरिए मैं कई स्वदेशी समुदायों और बुजुर्गों से जुड़ा जो पुरानी मान्यताओं में विश्वास रखते थे। जब मैंने उन्हें ये कहानी सुनाई तो कुछ बुजुर्गों ने एक जैसी प्रतिक्रिया दी। उन्हें भी लगा कि वो स्किन वॉकर ही था। कुछ लोगों ने तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ हुई ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताया। पिछले 2 सालों में मैंने कुछ और लोगों से इस बारे में बात की और एक दोस्त ने सुझाव दिया कि मैं गूगल पर स्किन वॉकर की आवाज सुनूं। जब मैंने ऑनलाइन कुछ आवाजें सुनी तो मेरी रीढ़ में एक सिरहन दौड़ गई। वो लगभग वैसी ही आवाजें थीं जैसी मैंने सुनी थी। ये सारी चीज मिलकर पुष्टि करती हैं कि वो एक स्किन वॉकर ही था। ये कहानी मेरे परिवार ने मुझे बचपन में सुनाई थी। हम नवाजो रिजर्वेशन के एक ग्रामीण समुदाय में रहते थे। मेरी मौसी और उनके 2 भाई घर पर अकेले थे, क्योंकि मेरे नाना नानी शाम को एक चैप्टर हाउस मीटिंग में गए हुए थे। वो लोग घर के अंदर थे और रिजर्वेशन के कई घरों की तरह उनके घर में भी बिजली नहीं थी। बाहर लगभग 1 घंटे से अंधेरा हो चुका था और मेरी मौसी और मामा सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी बाहर आवाजें आने लगी, जैसे कोई चीजें इधर उधर कर रहा हो। मेरे सबसे बड़े मामा ने सामने की खिड़की से झांका और ट्रक के पास उन्हें एक आकृति दिखाई दी। वो बहुत असामान्य बात थी, क्योंकि निकटतम पड़ोसी मीलों दूर रहता था। वो जो कोई भी था, उसने ट्रक का दरवाजा खोला
और गाड़ी में रखे सामान में खोजबीन करने लगा। मेरी मौसी और मामा ये देखकर डर गए और समझ गए कि उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपनी राइफल निकाली और उससे सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। उन्होंने दरवाजा जोर से खोला और उस आकृति पर गन तान दी। वो आकृति मुड़ी और बिना किसी डर के, हथियार की परवाह किए बिना उनकी तरफ चलने लगी। मामा ने ट्रिगर दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो आकृति और नजदीक आई। मेरी मौसी को सड़े हुए शव जैसी बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी तेज थी कि उनका गला घुटने लगा। मामा ने बार बार ट्रिगर दबाया, लेकिन गन नहीं चली और वो आकृति लगातार करीब आती जा रही थी। तभी दूर से सड़क पर कार की हेडलाइट्स दिखाई दी। मेरे नाना नानी वापस आ रहे थे। उस आकृति ने गाड़ी की रोशनी की तरफ देखा और पीछे हटते हुए घर के पास एक पेड़ के पीछे छुप गई। मेरे सबसे बड़े मामा राइफल लेकर गाड़ी की तरफ भागे। नाना कार से उतरे और मामा ने पेड़ की तरफ इशारा किया। वो चीज उन्हें देखने के लिए अपना सर बाहर निकाल रही थी। मेरे नाना घर के अंदर दौड़े, चूल्हे के पास गए और एक मुट्ठी राख लेकर गन पर मल दी। फिर उन्होंने राख से सने एक बुलेट को चैम्बर में डाला। वो बरामदे में आए और पेड़ की तरफ गोली चला दी। उस आकृति ने शायद ये उम्मीद नहीं की थी कि गन चल जाएगी। गोली की आवाज गूंजी और वो आकृति भागने लगी। मेरी नानी ने मौसी को घर के अंदर धकेल दिया, जबकि मामा और नाना उसका पीछा करने लगे। वहां ज्यादा सड़कें या रास्ते नहीं थे, इसलिए जब नाना और मामा उस आकृति का पीछा कर रहे थे तो उनकी गाड़ी काफी हिल रही थी और हेडलाइट्स एक जगह पर स्थिर नहीं हो पा रही थी। मेरे मामा कसम खाते हैं कि जब भी हेडलाइट्स उस आकृति पर पड़ती, उन्हें एक औरत दिखाई देती, और वो कोई सामान्य औरत नहीं थी। वो एक रीछ की तरह चारों पैरों पर दौड़ रही थी। आखिरकार नाना ने गाड़ी को रोक दिया, क्योंकि वो एक गड्ढे के पास पहुंच गए थे जो लगभग 20 फीट गहरा था। नाना कार से उतरे और नवाजो भाषा में चिल्लाने लगे। मामा कहते हैं कि वो एक स्थानीय औरत के बारे में चिल्ला रहे थे। वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि वो उससे नहीं डरते और वो जानते हैं कि वो वही औरत है। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वो उनके परिवार को परेशान ना करे। कुछ दिन बाद खबर आई कि जिस औरत के बारे में नाना चिल्ला रहे थे वो मर चुकी थी। मुझे हमेशा से बताया गया था कि अगर आप जानते हैं कि स्किन वॉकर कौन है तो आप उसका नाम ले लीजिए, वो कुछ ही पलों में मर जाएगा। शायद उस औरत के साथ भी वही हुआ था। मेरे नाना ने उसका नाम ले लिया था और इसीलिए कुछ ही दिनों बाद हमें उस औरत के मरने की खबर मिली थी। अगर आप स्किन वॉकर की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।